अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 3 के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। आज ये लेक्चर हमारा शायद 5वां लेक्चर होगा, तकरीबन एंड पर है ये चैप्टर हमारा। इसमें हम आपको जो है आपकी किताब में पेज नंबर 67 एंड 68, पेज नंबर 67 एंड 68 पे कंसाइनीज़ अकाउंट का जो फॉर्मेट दिया है एंट्रीज़, वो आपको अपने तरीके से बना के दिखा रहे हैं जनरल में। ये एंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप याद रख लें। जो भी मैंने इससे पहले कंसाइनर्स की एंट्री आपको लिखवाई थी, आप वो भी याद कर लें। अगर आपने इम्तहान में देना, जब तक आपको एंट्रीज़ याद नहीं होंगी तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। जो जो तरीक़ाकार बताया है, जो थ्योरी बताई है, तमाम थ्योरी को देखें। और अभी आखिर में मैं आपको लिखवा रहा हूँ जनरल एंट्रीज़ इन द बुक ऑफ कंसाइनी मीन एजेंट। एजेंट की बुक में क्या एंट्री पास होती है, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन है एजेंट भी करता है, वो भी अपनी बुक मेंटेन करता है, तो उसकी बुक में क्या एंट्रियाँ पास होंगी, उसका फॉर्मेट यानी उसका खाका आपके सामने है। 6 एंट्रियाँ हैं आपके सामने, हम 5-6 एंट्रियाँ बनती हैं, वो आप बिल्कुल याद रख लें। जब तक आप इनको याद नहीं रखेंगे, आप ये टॉपिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर जब इसकी ट्रांजिशन की बारी आएगी और इम्तहान में पूछ लिया कंसाइनी की भी जनरल एंट्री पास करो, तो वहाँ आप नहीं पास कर पाएंगे। इसलिए इसको भी बार बार देखें, ये कंसाइनी की एंट्री क्या पास करती है। मैं आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखें, कंसाइनर के पास यानी मालिक के पास से जब सामान कंसाइंड होता है यानी कंसाइनमेंट होती है एजेंट को, जिसको हम कंसाइनी कहते हैं, एजेंट के पास सामान आता है। चूँकि सामान बिका नहीं होता, वो तो मालिक का सामान होता है, एजेंट सिर्फ उसकी कस्टडी लेता है इस मकसद से कि उसको ग्राहक ढूंढ कर को बेचेगा। तो वो ट्रांजेक्शन कंसाइनी के पास ट्रांजेक्शन नहीं कहलाती। ट्रांजेक्शन जब भी होती है ख़रीद और फ़रोख्त की ट्रांजेक्शन होती है। तो ऐसी एंट्री में जिसमें कंसाइन हो रहा है, माल भेजा जा रहा है मालिक की तरफ से यानी कंसाइनर की तरफ से कंसाइनर को मेरा माल बेचो, तो ये परचेज ट्रांजेक्शन नहीं है। इसलिए कंसाइनी यानी एजेंट अपनी बुक में इस एंट्री को नहीं बनाएगा। हम उसका नंबर डाल के नो एंट्री लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 पे, रिसीविंग ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक फ्रॉम कंसाइनर। जो भी माल एजेंट ने यानी कंसाइनी ने कंसाइनर से वसूल किया है बेचने के पर्पज़ से, वो परचेज़ नहीं है। ठीक है, वो तो उसने उसको अपनी कस्टडी में रखा है, माल मालिक का ही है यानी कंसाइनर का ही है, जिसको बेचना है या वापस करना है। जब उस माल कंसाइनी ने ख़रीदा ही नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं बनती। इसलिए हम लिख देंगे बना के नो एंट्री, और नरेशन में लिख दिया वो नो एंट्री विल बी पास इन द बुक ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी इस ट्रांजेक्शन की, क्योंकि बिकॉज द गुड्स आर नॉट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ परचेज। जो गुड्स रिसीव हुआ है वो परचेज की बुनियाद पर रिसीव नहीं हुआ, बल्कि वो गुड्स इसलिए रिसीव हुआ है कि कंसाइनर की तरफ से कि इसको बेचने के पर्पज़ से इसको बेचा जाए। ये कंसाइनर ने ख़रीदा नहीं है, ये गुड्स कंसाइनर का ही है, ऑनर का, उसने अपनी कस्टडी में रखा है, उसको बेच के उसके पैसे देगा। अगर नहीं बिका तो वो गुड्स वापस करेगा। इसलिए ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, इसमें नो एंट्री लिखी जाएगी। जिस तरह मैंने लिखा है आप याद कर लें। मैंने जनरल बनाया है पूरा, ये आपको मैंने जनरल पूरा बना दिया है। जनरल में एंट्रियाँ करी जाएंगी आपकी इम्तहान में, तो इसी तरीके से आप नो एंट्री लिख दिएगा वहाँ पर। आप बिल्कुल ऐसे ही याद कर लें, इम्तहान में आपको बहुत काम आएगी ये एंट्री। दूसरी एंट्री, आपको पता है कि एजेंट जब माल वसूल करता है कंसाइनर का यानी कंसाइनी, एजेंट जिसको बोल रहे हम कंसाइनी, जब कंसाइनर का माल वसूल करता है इस मकसद से कि वो बेचेगा और बेचकर उस पर कमीशन कमाएगा, तो खाली सामान लेते ही वो बेचता नहीं है, बल्कि उसको कुछ खर्चे भी करना पड़ते हैं। जैसे 1-2 बंदों को, मुलाजिम को रखेगा, तनख्वाह देनी है, कहीं अपना स्टॉल लगाएगा, उस स्टॉल के पैसे देने, यानी कुछ खर्चा करेगा। जब कंसाइनर कुछ खर्चा करता है माल बेचने के लिए, तो उस खर्चे को वो अपनी किताब में रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनी की बुक में रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, जो खर्चे कंसाइनी ने किए हैं वो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो कैसे करेगा, कंसाइनर्स अकाउंट को वो डेबिट कर देगा, जो भी अमाउंट है उस अमाउंट से। ठीक है, कैसे करेगा,
एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने नंबर 2 की एंट्री है। कंसाइनी ने जो भी खर्चे किए हैं उस खर्चे को कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा अपनी किताब में, यानी एजेंट अपनी किताब में रिकॉर्ड करेगा। किस तरह डेबिट करेगा? कंसाइनर्स अकाउंट को डेबिट कर देगा, जो भी अमाउंट के खर्चे दिए गए हैं सवाल में उस अमाउंट से। और कैश अगर उसने पे किया है, पेड कैश किया है तो कैश क्रेडिट करेगा, चेक इशू करा है तो बैंक क्रेडिट कर देगा अपना। ठीक है, नरेशन में वजाहत में लिख देंगे टू ब्रैकेट के अंदर टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट। हमने जो इंदराज किया है वो अखराजात का किया है जो कंसाइनमेंट पे किए गए हैं। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री है, ये बिल्कुल आप याद रख लें खर्चे की। पहली एंट्री तो नो एंट्री होगी, दूसरी एंट्री खर्चों का अगर आएगा कंसाइनी ने कोई खर्चे किए हैं तो उसकी एंट्री ये बनेगी, जो अमाउंट दिया वो अमाउंट ले जाएगा, अकाउंट में यहाँ लिखे जाएंगे। ये सिर्फ आपने याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है इनको। नंबर थर्ड, एडवांस गिवन टू कंसाइनर। जब भी कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, कंसाइनर का मकसद होता है वो मेरा माल बेचे कंसाइनी, और कंसाइनी कहता है मैं इसका मकसद होता है कि मैं इसका माल बेचकर कमीशन हासिल करूं। तो इन दोनों के दौरान जब भी एग्रीमेंट होता है तो कंसाइनर अपना माल भेजने से पहले कुछ एडवांस तलब करता है उससे एग्रीमेंट के साथ। तो वो कंसाइनी यानी एजेंट अपना जो एडवांस दिया है कंसाइनर को, वो एडवांस की एंट्री क्या बनाएगा? वो अपनी बुक में बनाएगा। कंसाइनर्स अकाउंट को डेबिट करेगा जितना भी एडवांस दिया है उस अमाउंट से, और अगर चेक दिया है तो चेक को क्रेडिट करेगा, कैश दिया है तो कैश को क्रेडिट करेगा। अगर कोई बिल वादा करा है कि 1 हफ्ते का मैं बिल दे रहा हूँ आपको और 1 हफ्ते के बाद आप मुझसे बिल के अगेंस्ट में पैसे ले लेना, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और नरेशन है टू रिकॉर्ड द एडवांस गिवन टू कंसाइनर। आपको इम्तहान में ज़्यादातर यही आएगा कि कैश या बैंक का ही आएगा इसमें पेमेंट किया है, तो कैश में पेमेंट किया तो कैश लिख देगा, या बैंक ये चेक दिया तो बैंक दे देगा। ये इतना आएगा नहीं है, ये लिख दिया मैंने ये, पर आप या तो कैश या बैंक का ही रखें, वही इम्तहान में आएगा। चौथी एंट्री में फॉर गुड सोल्ड ऑन कैश, ये क्रेडिट। अब कंसाइनर का चूंकि जो मकसद है माल को बेचना, अब कंसाइनर अपनी कोशिशों से कुछ खर्चे करके माल को बेचने में कामयाब अगर हो जाता है तो कंसाइनर जो माल बेच देता है जितने का भी, उस माल की एंट्री पास करेगा, आया वो उधार में बेचा है या कैश में बेचा है, दोनों पावर उसके पास होती हैं। हमने आपको पिछली थ्योरी में बताया था। ठीक है, ज़्यादातर जो है कैश में ही बेचते हैं और उधार में ही बेचते हैं। उधार के लिए हमने डेल क्रेडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वहाँ पे, कि अगर उधार में बेचेगा तो कलेक्शन की जिम्मेदारी भी खुद लेता है, वो ऑनर यानी कंसाइनर नहीं लेगा, कलेक्शन भी ये करके देगा। अगर लॉस होता है तो इसका लॉस होगा, वो उसका नहीं होगा। ये हमने आपको पिछली थ्योरियों में बताया है डेल क्रेडर के नाम से। चले, ये एंट्री है माल बेचने की। माल बेचने की एंट्री जो है कंसाइनी अपने यानी एजेंट अपनी बुक में रिकॉर्ड क्या करेगा? माल बेचकर अगर कैश मिल जाता है तो उस अमाउंट को, जितने का अमाउंट कैश मिला है वो डेबिट कर देगा। अगर जिसको माल बेचा है वो उधार में बेचा है, वो कहता है मैं कुछ अर्से बाद दूंगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट करेगा। डेटर उसका नाम लिखेगा साथ में जिससे माल लेना है, डेटर अकाउंट डेबिट करेगा। और माल चूँकि चला गया है कंसाइनर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, इसी अमाउंट से टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड, ये नरेशन कर देगा हमने जो इंदराज किया है माल बेचने का। ये 5 एंट्री है। चार्ज द कमीशन ऑन सेल, जब वो माल बेच देता है तो उस पर अपने एग्रीमेंट के मुताबिक कमीशन वो अब 10% है 10% ग्रॉस सेल के ऊपर कमीशन निकाल लेगा, 20% है 20%, जो भी उसकी एग्रीमेंट हुई है वो अपना कमीशन लेगा। कमीशन की एंट्री क्या पास करते हैं? वो ये रही, चार्ज द कमीशन ऑन सेल्स। इसकी कमीशन जो वो लेता है उसकी एंट्री पास कर कंसाइनर्स अकाउंट को डेबिट करेगा जितने का कमीशन है उसका, उस अमाउंट से, और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नरेशन टू रिकॉर्ड दी कमीशन चार्ज फ्रॉम कंसाइनर। ठीक है, एंड लास्ट एंट्री, बस यही एंट्री बनती है, इसके बाद नहीं बनती इसकी कोई एंट्री। फाइनली सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, आखिर में सेटलमेंट करता है, यानी माल बेचने के बाद उसको पैसा जो उसका ड्यू बनता है पैसा वो कंसाइनर को भेज देता है, या तो बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में भेजता है या चेक की शक्ल में भेजता है या कैश भी दे सकता है, जैसे भी चाहे। फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अब अकाउंट की फाइनल सेटलमेंट आखिर में, तो उसमें क्या करेगा? कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करेगा जितना अमाउंट उसको भेज रहा है। ठीक है, अपने सेल अकाउंट के साथ जितना भी अमाउंट भेज रहा है उसका वो अमाउंट यहाँ लिखिएगा, और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा जो भी अमाउंट भेज रहा है वो। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू कंसाइनर फॉर फाइनल सेटलमेंट। तो स्टूडेंट्स ये है जो हमने आपको फॉर्मेट यानी खाका
बना के दिया है। ये कंसाइनी की एंट्री है। कंसाइनिंग एजेंट को कहते हैं मालिक का जो माल बेचता है, वो भी अपनी बुक में कुछ एंट्रियाँ करता है। लिहाजा उसकी एंट्री आपको याद होनी चाहिए। इम्तिहान में आ जाए तो कंसाइनी की बुक भी बनाना पड़ जाए तो बना दीजिएगा। बस यही एंट्रियाँ बनेगी, इनको याद कर लें, रट्टा लगा लें इन एंट्रियों को। ठीक है, मैंने आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, आप नोट कर लें सारी चीज़ों को, अपने रजिस्टर में नोट करा करें। जब भी आपको याद होगी, खाली लेक्चर देख के नहीं, इसको नोट करा करें साथ में याद रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे इजाज़त है कि नेक्स्ट लेक्चर हम अभी इसको चलाए हैं, या नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 4 डेप्रिसिएशन से मुताल्लिक है। डेप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्तिहान में आता है। अगर आपका फ़ौरन मुझे मैसेज आता है कि आप डेप्रिसिएशन शुरू कर दें यूनिट 4, तकरीबन ये यूनिट मेरा जो है 3 ख़त्म हो चुका है। जो मैंने सिखाना था सिखा दिया है। अब इसमें स्टॉक का रह गया है इन्वेंट्रीज़ का। देखता हूँ इन्वेंट्रीज़ का क्या रही है, इसी में बता देता हूँ। ये वैल्यूशन आखिरी हेडिंग रह गई थी, जो रह गया था हमारा पॉइंट्स। वैल्यूशन आपकी किताब में पेज नंबर 69 पे वैल्यूशन ऑफ स्टॉक का रह गया था। बताया था वैल्यूशन ऑफ स्टॉक। अब वैल्यूशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जितना माल जो है बिकने से रह जाता है, अगर एक टारगेट टाइम देता है कंसाइनी को कि आपने 1 महीने के अंदर यानी 31 तारीख तक माल को बेचना है, उसके बाद जो भी आपने माल बेचा उसका सेल अकाउंट बनाकर और जो पैसे बनते हैं मुझे भेज दो। अब जितना माल बिकने से रह जाता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो माल बिकने से रह जाता है जिसको एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं या अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है। When the goods sent on consignment to consignee have not been sold, जब गुड्स कंसाइनी को कंसाइनमेंट के जो गुड्स भेजा जाता है कंसाइनमेंट के तहत कंसाइनी को, अगर वो बिकता नहीं है तो दी रिमेनिंग गुड्स इन दी हैंड्स ऑफ द कंसाइनी, जो माल बिना बिके पड़ा हुआ है उसके पास, कंसाइनी के पास, आर नॉन एज अनसोल्ड स्टॉक, उसको हम कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। बिना बिका माल जो उसको पड़ा है, या क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग दी अनसोल्ड स्टॉक। जब प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं तो अनसोल्ड स्टॉक को भी कंसीडर करते हुए मालूम करते हैं, क्योंकि इतना माल बिकने से रह गया है उसको भी कंसीडर करते हैं प्रॉफिट लॉस मालूम करने के लिए इनटू कंसाइनमेंट अकाउंट। इट विल ऑल्सो बी शोन इन द बैलेंस शीट, और इस अनसोल्ड अकाउंट को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। जो माल, क्योंकि आपका असेट्स है, आपका माल है, इसकी वैल्यू है, इसको बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट होता है उसमें शो करा जाता है एज एन असेट के तौर पर, एंड विल बी ट्रांसफ़र कर दिया जाए टू नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एज एन ओपनिंग स्टॉक के तौर पर इन द कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये से पढ़ाना था आपको। हो सकता है इसमें थियोरेटिकल नोट भी आ जाए इम्तान के अंदर, तो आपको ये बता रहा था। द अनसोल्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। अनसोल्ड स्टॉक को जब भी वैल्यू किया जाता है कॉस्ट पे किया जाता है, और मार्केट प्राइस, दोनों में से किसी एक, हमेशा तो कॉस्ट पे किया जाता है लेकिन दोनों में से आप किसी पे भी वैल्यू कर सकते हैं आपके कंसाइनमेंट के अंदर। विच एवर इज लेस, जो भी वैल्यू कम होगी, यानी ज़्यादा वैल्यू पे नहीं करेंगे, इसको अपनी बैलेंस शीट में जब शो करेंगे, विच एवर मार्केट प्राइस अगर कम है तो मार्केट प्राइस पे लेंगे इसको, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कम है तो उस पर लेंगे। जो भी वैल्यू कम होगी उसी पे रिकॉर्ड करेंगे अनसोल्ड स्टॉक को, यानी एंडिंग इन्वेंट्री को। ठीक है, विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम हो। हाउएवर, लिहाजा इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ नॉट नोन, लेकिन अगर मार्केट प्राइस आपको नहीं पता, देन तब द अनसोल्ड स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट पे, तो उसको हम कॉस्ट पे ही लिखेंगे। ठीक है। द वैल्यूशन ऑफ कॉस्ट डजेंट ओनली मीन, वैल्यूशन ऑफ कॉस्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि द प्राइस एट विच कंसाइनर सेंड द गुड्स, वो प्राइस जिस पर कंसाइनर ने गुड्स भेजी है तो कंसाइनी को, रादर इट इंक्लूड, बल्कि इसमें ये इंक्लूड होती है द प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, यानी जो जितने की कीमत पे कंसाइनर ने ख़रीदा था और उसको ट्रांसपोर्टेशन का जितना उसका खर्चा किया है लाने पर, वो जमा करके, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी टिल द गुड्स पर रीच एट वेयर हाउस, यानी इसका मतलब ये है कि जब उसने इस अनसोल्ड स्टॉक को ख़रीदा था, कंसाइनर ने परचेज़ किया था वो प्राइस, और उसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स लाते हुए रास्ते में ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वूटी गवर्नमेंट लगी वो, और उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हुए अपने गोडाउन तक लाते हुए जितना अमाउंट बना था वो उसकी कॉस्ट कहलाएगी, वो लिखी जाएगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में,
द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, यानी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक होती है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कहलाती है। एंड जो भी स्टॉक की वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कहलाती है। एंड ऑल दोज एक्सपेंसिव, ऐसे तमाम खर्चे विच आर इनकर्ड टू रीच द गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ कंसाइनर टू वेयर हाउस ऑफ कंसाइनी, सच एज द फ्रेट, कैरी, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फॉरवर्डिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, इन ट्रांजिट, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एट्सेट्रा। इनके अलावा ये शामिल नहीं करेंगे उसके अंदर, उसकी कॉस्ट के अंदर, ठीक है। ठीक है। एंड ऑल दोज एक्सपेंसिव, वो तमाम एक्सपेंसिव विच आर इनकर्ड, जो उस पर किए जाते हैं टू रीच द गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के वेयर हाउस से टू वेयर हाउस ऑफ द कंसाइनी की तक, सच एज जैसे फ्रेट यानी किराया, कैरेज भी किराया होता है, कार्टेज भी किराया होता है। ये तीनों नाम दे दिए हैं किराए के, ट्रांसपोर्टेशन के तीनों नाम है माल को लाने के। कहीं फ्रेट लिखा होगा, कहीं ट्रांसपोर्टेशन लिखा होगा, कहीं कैरेज लिखा होगा, कहीं कार्टेज लिखा होगा। तीनों नाम ट्रांसपोर्टेशन के ही हैं, कोई भी एक नाम आ सकता है। ऑक्ट्रॉय जो रोडों पर ड्यूटी लगती है, ड्यूटी गवर्नमेंट लेती है, गाड़ियाँ गुजरती हैं सामान ले जाते वक्त, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। फॉरवर्डिंग चार्जेस यानी क्लियर कराने के लिए मार्क उसके चार्ज होते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का बीमा। लोडिंग, उसको जो है माल को चढ़ाना, भेजने के लिए माल को गाड़ी पर, ट्रक पर चढ़ाना। एंड अनलोडिंग चार्जेस, और माल को उतरवाना, एट्सेट्रा। It must be noted that expenses incurred by consignee on goods after reaching of goods to warehouse of consignor will not be included in the valuation of unsold stock। अच्छा, कंसाइनर के पास तो वो स्टॉक पे जितने भी हमने ऊपर बयान किए हैं, अगर ये खर्चे उस तक पहुंचते हुए लगते हैं तो कंसाइनर के पास, कंसाइनी के पास, कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास पहुंचते हुए अगर जो हमने ऊपर बयान किए हैं वो तमाम खर्चे लगते हैं तो उसकी तो वो कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन जो खर्चे वो खुद कर रहा है वो उस खर्चे को उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं करेगा कंसाइनी। सच एडवर्टाइजमेंट करिए, अगर कंसाइनी ने कोई उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करी है, सेलिंग, वेयर हाउस रेंट, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे करें तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं करेगा। सिर्फ जो कंसाइनर के पास से आते हुए रास्ते में जो खर्चे होते हैं कंसाइनी के पास, कंसाइनी वो खर्चे शामिल करके वो अपने पास जब निकालेगा तो उन खर्चों को ऐड करेगा, और जो खर्चे उसने खुद करे वो उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं करेगा, ठीक है। कंसाइनर जब अपनी स्टॉक को देखेगा उसको, तो कंसाइनर ने जितने भी जब भेजते वक्त खर्चे करे हैं वो उसको शामिल नहीं करेगा उसकी कॉस्ट में। उसके पास वो परचेस करते वक्त उसके गोदाम तक जो पहुंची है वो वैल्यू कहलाएगी उसके पास, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल दिए 0.3। तनवीर एंड सन्स कंसाइन 1000 चेयर्स ऑफ ₹50,000 टू बिलाल एंड ब्रदर्स। तनवीर साहब ने 1000 चेयर्स भेजी हैं यानी कंसाइन की हैं चेयर्स। तनवीर जो है ये वो है कंसाइनर, इसने अपनी कंसाइन करी है, भेजा है, सामान भेजा है। 1000 शर्ट हैं, वो 1000 शर्ट है, ₹850,000, 50,000 रुपये की 1000 शर्ट हैं। ये किसको? एजेंट को भेजी है अपने, जो कंसाइनी है, इसका नाम है बिलाल एंड ब्रदर। किस मकसद है? उसको सोल्ड करने के लिए, टू बी सोल्ड ऑन कमीशन एट द रेट 10% ऑन सेल्स। जितनी भी सेल करेगा उसका 10% कमीशन लेगा इस मकसद के लिए। एंड इनकर ₹2,000 एज फ्रेट, और उस पर खर्चा किया है उसने भेजते वक्त, जो खर्चा हुआ है फ्रेट चार्जेस का खर्चा किया है उसने, यानी किराया लगा है भेजते वक्त, सुजुकी का, गाड़ी का, रेलवे का, जहाँ भी वो खर्चा है किराए का। बिलाल एंड ब्रदर जो आपका एजेंट है यानी कंसाइनी है, पेड ₹500 एज कार्टेज, उसने भी उसको किराया कार्टेज के यानी 500 रुपये खर्चा करा है, यानी जहाँ माल उतरा था वहाँ से अपने गोदाम तक लाने के लिए उसने 500 का किराया खर्च करा है एजेंट ने। ₹1500 एज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, रास्ते में जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी ली है सामान लाने की उसकी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दी है उसने। ₹800 एज अनलोडिंग चार्जेस, और सामान को उतरवाने के लिए उसने 800 दिए हैं। ₹3000 एज वेयर हाउस रेंट, अपने जो गोदाम था उसने किराए पे लिया था उसके 3,000 दिए। एंड ₹2500 एज सेलिंग एक्सपेंसिस, और सेलिंग एक्सपेंसिस किए हैं यानी सैलरी वगैरह पे की होगी एम्प्लॉय को, उसके 2500 किए हैं। कंसाइनी यानी एजेंट सोल्ड 800 यूनिट्स को बेच पाया है, वो पूरे 1000 यूनिट भेजे थे, 200 यूनिट नहीं बेच पाया जो कि अनसोल्ड हैं। 200 कितने में? 65,000 रुपये के, 50,000 के इन्होंने 1000 यूनिट भेजे थे, लेकिन उसने इसमें से 800 यूनिट बेचे 65,000 रुपये के, बाकी 200 यूनिट बाकी रह गए जो कि अनसोल्ड है स्टॉक है। सवाल दिया है
you are required to calculate the value of unsold stock to be shown in consignment। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको पढ़ के पूरा बताया है। ये पूरी आपके एग्जाम्पल भी पढ़ के बताइए, एक बार और पढ़ देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, तनवीर एंड सन कंसाइन 1000 चेयर्स। तनवीर सन ने 1000 चेयर्स कुर्सियाँ बना के कुर्सियाँ भेजी हैं, जो 50 रुपये की कॉस्ट है जिसकी। ठीक है, टू बिलाल जो कि आपका एजेंट है, तनवीर मालिक है, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। इसको पास 1000 कुर्सी आई हैं, 50,000 रुपये टोटल लागत की, और किस मकसद की लाई है? टू बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस पे 10% कमीशन दिया जाएगा ऑन सेल्स का। इसको कहा है कि आप इसको कमीशन बेसिस 10% कमीशन के ऊपर बेचें। एंड इनकर्ड ₹2000 एज फ्रेट चार्जेस। तनवीर जो कंसाइनर, उसने 2000 रुपये भेजने का जो किराया था वो खर्चा किया है। अब जब बिलाल के पास आ गई, जो आपका कंसाइनर है बिलाल ब्रदर ने भी खर्चा किया है इसके ऊपर। पेड ₹500 एज कार्टेज, यानी लाने का किराया दिया है 500 रुपये का, ₹1500 एज ऑक्ट्राई ड्यूटी, रोड के ऊपर उसकी वजह ड्यूटी लगी है, 1500 ड्यूटी दी है ऑक्ट्राई। ₹800 एज अनलोडिंग चार्जेस, उसको उतरवाने का सामान लगे 800 रुपये दिए हैं। 3000 एज विद वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस का किराया भी पे किया उसने, और ₹2500 एज सेलिंग एक्सपेंसिस भी उसने खर्च किए हैं। ठीक है, कंसाइन इज सोल्ड 800 यूनिट्स, ₹8.65,000। 1000 यूनिट भेजे थे, 1000 कुर्सियाँ भेजी थी, उसमें से उसने 800 कुर्सियाँ भेज दी हैं 65,000 की। इसका मतलब 200 कुर्सियाँ रह गई जो कि अनसोल्ड स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू मालूम करने के लिए सवाल आपको दिया गया है। अनसोल्ड कुछ खर्चे भी दिए गए हैं साथ में आपका। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं, पीछे रिक्वायरमेंट क्या दी गई।